हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डेरिवेशन देखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि मान लीजिए कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल, तो दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ को मैंने ऐसे लिखता हूं, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मोमेंटम को पी से नोटेशन देते हैं, तो मैं ऐसे लिखता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फोर्स। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहां पर थोड़ा सा बेसिक्स है डिफरेंशिएशन का, वो मैं बताना चाहूंगा। अगर वो आप समझ पाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा इस डेरिवेशन को समझना। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता कोई बात नहीं, बट ऐसे समझो कि ये ऐसा जो टर्म होगा डी वाई डी एक्स, ऐसा कहीं लिखा मिलता है तो इसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 इस टाइप का कांस्टेंट है, मान लीजिए 5 हुआ, तो 5 का जब आप डिफरेंशिएशन लोगे, मतलब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन है डी वाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स, इसमें मैंने लिखा क्या कि 5 इंटू वाई, तो यहां पर कि 5 जो है कांस्टेंट है और y आपका मान लो वेरिएबल है, बदलने वाला है। तो इस केस में डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंशिएशन के बाहर चला आता है और बाकी ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, 5 बाहर आ गया और d के साथ y था तो dy और नीचे में dx था, तो मैं ज्यों का त्यों लिख दिया हूं। तो इस तरीके से आपको बस याद रखना है, ये बस ये 2 पॉइंट आप याद रखिए, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मास तो वेरिएबल नहीं होता है, तो मास तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं डिफरेंशिएशन के बाहर ले सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं कि मास इंटू डी और बाकी ज्यों का त्यों dv by dt। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है मैंने, वेलोसिटी है, v तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की बात करूं, ए से नोटेशन देते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं कि dv by dt। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बॉडी है जो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और थोड़ा दूर जाने के बाद, थोड़ा दूर मतलब t टाइम जाने के बाद ये इसकी वेलोसिटी v में कन्वर्ट हो जा रही है। यहां पे देखिए डेल v है, डेल v मतलब वेलोसिटी का चेंज, वेलोसिटी का चेंज मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, मान लीजिए कितना टाइम लगा t। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी यहां पर v है और इनिशियल क्या है u, और टाइम कितना लगा t, तो मैं v माइनस u बाई टी और दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो ये लिख दिया। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आया, v बराबर u प्लस at। तो ये डेरिवेशन कहां से आया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो ये जब अपने पास आ गया सेकंड लॉ, तो हम लोग इसके हेल्प से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को डिराइव कर लेते हैं। तो पहले जान लीजिए कि फर्स्ट लॉ है क्या। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो 0 हो जाए, एफ एक्सटर्नल जो है 0 हो जाए, तो वो बॉडी जो है आइदर रेस्ट में रहेगा या फिर मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होगा या तो 0 हो जाएगा, 0 कब होगा, जब बॉडी रेस्ट में होगा, या फिर वो मूव करेगा किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, मतलब ये वेलोसिटी फाइनल जितना होगा उतना इनिशियल के बराबर होगा। तो वो कब होगा, जब ये यूनिफॉर्म लीनियर मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है, लीनियर मोशन करेगा। तो आसान भाषा में किसी भी बॉडी पे अगर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं ऐड कर रहा है तो बॉडी अपने नेचुरल अवस्था को मेंटेन रखेगा। अवस्था मतलब अपना सिचुएशन था, अगर वो बॉडी रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर वो ऑलरेडी मूवमेंट में था कि किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वो उसी वेलोसिटी से आगे भी मूव करता रहेगा। इसको हम डिराइव कर लेते हैं। डिराइव करने के लिए हमारे पास सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि F जो होता है वो बराबर होता है किसके, ma के, तो ma के बराबर हो गया। ठीक है, और एक और डेरिवेशन है अपने पास क्या कि v बराबर u प्लस at। ठीक है, अब मान लीजिए बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो F बराबर 0, तो मास तो 0 होगा नहीं, तो 0 क्या होगा, एक्सेलरेशन। ये टर्म 0 होगा, अगर ये 0 है तो ये 0 होगा। तो मैं बोलता हूं कि व्हेन F बराबर 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि a 0 हो गया, और a जैसे ही 0 हो गया इसमें पुट करने के बाद आपके पास v बराबर u हो जाएगा।
तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये आइदर जीरो होगा या तो फिर कोई कांस्टेंट होगा। और जीरो होगा कब? जब ये रेस्ट होगा। ये कांस्टेंट कब होगा? जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो ये सेम सिचुएशन वैसा ही है जैसा कि फर्स्ट लॉ आता था। तो ये हमारा कैसे आया? जब हमने एफ एक्सटर्नल को जीरो किया था तब ये रिलेशन आया। तो हमने सेकंड लॉ के हेल्प से फर्स्ट लॉ को डिराइव कर लिया। सिमिलरली हम लोग थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं सेकंड लॉ के हेल्प से। उससे पहले जानिए कि थर्ड लॉ कहता क्या है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मान लीजिए कि कोई सिस्टम में बॉडी है, मान लीजिए ए है और बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना फोर्स ए लगाएगा बी पे, एफ ए बी, वो बराबर होगा बी जो फोर्स बी लगाएगा ए पे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस साइन आ गया। तो ये थर्ड लॉ हो गया। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं सेकंड लॉ के हेल्प से। सेकंड लॉ के हिसाब से हम जानते हैं, सेकंड लॉ के हिसाब से क्या है? एफ बराबर डीपी बाई dt। ठीक है, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस केस में हमारे पास एक तो है फोर्स जो ए बी पे लगाएगा, तो एफ ए बी लिख लेते हैं। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? ए बी का। उसी तरीके से अगर फोर्स बी ए लगाया तो मोमेंटम क्या लिख सकता हूं? पी बी ए अपॉन dt। ठीक है, और अगर मैं दोनों फोर्सेस को ऐड करूं तो दोनों फोर्सेस को ऐड कर रहा हूं, ए बी प्लस बी ए, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंटम भी ऐड हो जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मोमेंटम ए बी बी ए, बताइए ये कॉमन ले लिया डी बाई डी टी और पी ए बी और पी बी ए को ऐड कर लिया। तो यहां पर देखने वाला बात क्या है कि यहां पर सिस्टम में सिर्फ दो बॉडी है, इसके अलावा बाहर से कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है। तो एफ एक्सटर्नल जीरो है क्योंकि जो भी फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स है। ए बी पे लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, तो इंटरनल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यह बोल सकता हूं कि ये इस बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो है। एफ एक्सटर्नल जैसे ही जीरो होता है इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और हम जानते हैं कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या जानते हैं कि जब बॉडी पे एफ एक्सटर्नल जीरो हो, एफ एक्सटर्नल जीरो मतलब फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम हम लिख सकते हैं कि जो मोमेंटम होगा वो ऑलवेज कंजर्व होगा। मतलब अगर बॉडी पे मल्टीपल मोमेंटम लग रहे हैं तो वो आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये जानते हैं हम। तो यहां पर देखिए मोमेंटम यहां पर दो लग रहा है, तो ये दोनों मोमेंटम जो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो उस केस में ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो जैसे ही ये जीरो हो जाएगा वैसे ही आपके पास आ जाएगा एफ ए बी बराबर एफ बी ए। देखिए ये सेम रिलेशन है जैसा कि हमने यहां निकाला था। तो यहां से भी हमारा सेकंड लॉ के हेल्प से हम थर्ड लॉ को डिराइव कर चुके हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा काइंडली कमेंट करके बताइए। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं। अगर किसी नया टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो लूं तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।